सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस तथा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास बीएससी सेकंड ईयर ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है संसाधन भूगोल और इसकी यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड का टॉपिक है वो है मानव संसाधन। मानव संसाधन टॉपिक है, इसके अंदर प्रश्न बन क्या है, इस टॉपिक में से प्रश्न बन क्या है, जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का उचित उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो यहाँ पे लेते हैं पहले पर्टिकुलर किसी भी जनसंख्या को, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को अगर यहाँ पे ये प्रश्न आ जाए तो आपको निम्न यहाँ पे वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करोगे। ठीक है, देखो पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण बहुत ही अधिक विषम है, यानी पृथ्वी पर जो जनसंख्या पाई जाती है उसका वितरण का मतलब कहीं पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, कहीं पे बिल्कुल न्यून जनसंख्या पाई जाती है। जैसे किसी नदी घाटी वाले क्षेत्र पे तो जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है क्योंकि वहां पे व्यवस्थाएं वगैरह मिल जाती है, तथा रेगिस्तानी या पठारी भाग में या पर्वतीय ढालों में जनसंख्या है वो अलग यानी कम पाई जाती है। जैसे रेगिस्तान वगैरह वहां पे जनसंख्या कम पाई जाती है, तो इससे हम कह सकते हैं कि इनका वितरण क्या है, असमान वितरण पाया जाता है। तो इसके जो कारक है वो नंबर फर्स्ट देखो वह है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों की बात करते हैं हम, यहाँ पे नंबर फर्स्ट है वह स्थिति। स्थिति सेकंड बात करते हैं हम जलवायु। तो इस प्रकार पहला कारक देखते हैं अपन स्थिति। किसी भी प्रदेश की, किसी पर्टिकुलर प्रदेश की स्थिति का प्रभाव वहां की जनसंख्या तथा दूसरे देशों के संबंध, परिवहन और व्यापार तथा मानव इतिहास पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। ये भी आप देखें कि कौन सी स्थिति कहां है, कोई स्थान है वो कौन से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है या शीतोष्ण है या आर्द्र है या शीत कटिबंधीय क्षेत्र में है, तो वो पर्टिकुलर स्थिति का प्रभाव पड़ता है क्षेत्र में। ठीक है, कौन से स्थान पर स्पष्ट कह सकते हैं कि संसार में लगभग 75% जनसंख्या है, 75% जनसंख्या कहां पे है, वो जनसंख्या कहां पे पाई जाती है, समुद्रों के तथा तटीय भागों में निवास करती है, तटीय भागों में निवास करती है। इसके बाद में जैसा कि भूमध्य सागर के चारों ओर तटीय भाग में बहुत प्राचीन काल से ही मानव बस्तियां रह रही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जलवायु। मानव के आवास पर जलवायु का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों ही प्रकार का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है, भले प्रत्यक्ष रूप से देखो या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। मानव उन भागों में रहना पसंद करता है जहां की जलवायु तथा उसके कार्यों के प्रति, यानी उसकी वहां की जलवायु पर्टिकुलर क्या हो, स्वास्थ्य के अनुकूल हो तथा उनके कार्यों के भी अनुकूल हो, यानी मानव जो व्यवसाय कर रहा है वहां की जो जलवायु है उनके कार्यों के प्रति भी अनुकूलता दर्शाए तथा मानव के भी अनुकूलता दर्शाए, वहां पे रहना पसंद करेगा। अतः सर्वप्रथम मानव का विकास कर्क रेखा के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य भागों में हुआ, जो अधिक गर्म व न अधिक शीत थे, यानी यहाँ पे पर्टिकुलर न तो ज्यादा गर्मी थी और न ज्यादा सर्दी थी, उन स्थानों पर हुआ। अतः जनसंख्या वितरण जैसे अति ठंडे प्रदेश, अंटार्कटिका महाद्वीप, आर्कटिक प्रदेश, इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम या न होने का मुख्य कारण क्या है, जलवायु। जैसे अत्यधिक जहाँ पे शीत ऋतु होती है, अंटार्कटिका महासागर, ग्रीनलैंड है, क्षेत्रीय है, उन क्षेत्रों में उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव व दोनों ध्रुवों पे क्या है, जनसंख्या अपने को कम पाई जाती है क्योंकि शीत मरुस्थल क्षेत्र है। जैसे भारत में देखे जाए तो उत्तरी हिमालय वाला क्षेत्र। अगला है नंबर थर्ड, इसकी बात करते हैं तो जलपूर्ति। जलपूर्ति की बात करते हैं। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः मानव उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देता है जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, भोजन, फसलों, उद्योग तथा नौ संचालन आदि में किया जाता है। यही कारण नहीं है कि नदी घाटियों के क्षेत्र विश्व में सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र है। अगला है फोर्थ है, बात करते हैं वो है मृदा। मृदा या मृदाएं।
जनसंख्या का मुख्य आहार भोजन है। संसार के सभी मनुष्यों का भोजन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से ही प्राप्त होता है। इसलिए उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में जनसंख्या बहुत ही सघन पाई जाती है। चीन, भारत, यूरोप में नदियों की घाटियों में उपजाऊ मृदा पाई जाती है, जिसके कारण वहां बहुत सघन जनसंख्या पाई जाती है। और जिन स्थानों पर मृदाएं अनुपजाऊ होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, वहां जनसंख्या कम और विरल पाई जाती है। अगला है, पांचवा है खनिज पदार्थों की उपलब्धता। खनिज पदार्थों की उपलब्धता। जिन क्षेत्रों में खनिज बहुतायत या प्रचुर मात्रा में है, उन क्षेत्रों में औद्योगिक उन्नति अधिक होती है। औद्योगिक उन्नति से अधिक जनसंख्या को भोजन, वस्त्र व अन्य वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो सकती है। यानी खनिज पदार्थ जितनी मात्रा में होगा तो उतनी है जो जनसंख्या है या मांग है उन क्षेत्रों की अत्यधिक बढ़ती जाएगी और उसको पूरा उस जनसंख्या मांग को पूरा किया जा सकता है। अगला है, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो खनिज पदार्थों से आवश्यकता है वो पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं यूरोप की कोयला पेटी यूरोपीय जनसंख्या की दूरी है। यानी जो यूरोप की जो कोयला पेटी है वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है तथा पूर्वी यूएसए के खनिज क्षेत्रों में भी जनसंख्या सघन पाया जाता है। अगला है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन उद्योगों और कारखानों के संचालन के लिए ऊर्जा की मुख्य आवश्यकता होती है, जो कि विद्युत, पेट्रोलियम गैस, कोयला आदि से पूर्ण होती है। अतः जिन क्षेत्रों में ऊर्जा स्रोत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं उन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है मुख्य रूप से। अगला है, सातवां है जो भूमि की बनावट या धरातल। धरातल या भूमि की बनावट। मैदानी भागों में भूमि समतल होती है और उन भागों में कृषि, सिंचाई, परिवहन, व्यापार की सुविधा होती है। इसी कारण से मैदानी भागों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में कठोर भूमि व अन्य समस्याओं के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे हिमालय, रॉकी जैंडीज आदि पर्वतों में कम जनसंख्या के कारण जो भूमि का है धरातलीय बनावट कैसे है, पठारी या पथरीली है, उसी कारण से कम पाई जाती है। अगला है, हम बात करते हैं वो है परिवहन। परिवहन मानव प्रगतिशील होता है, लेकिन संसार में प्रसार और समागम के लिए अच्छे परिवहन साधन व मार्गों की आवश्यकता होती है। विश्व में कई स्थानों पर कृषि, खनिज, अन्य संसाधनों अधिक है, लेकिन परिवहन व मार्गों के कारण उन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार से क्षेत्रों में पहाड़ी व वन प्रदेश, साइबेरिया का दक्षिणी भाग आदि, यानी जिन क्षेत्रों में सघन वन है तथा कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे क्या है, परिवहन के मार्ग प्रकृति ने प्रदान नहीं किए हैं। यानी पर्टिकुलर थोड़ा क्षेत्र नहीं है फिर तो मानव उस पर रास्ता बना लेगा अपने आप। और जिन विरल में कई क्षेत्रों में लंदन, पेरिस, टोक्यो, शिकागो, न्यूयॉर्क, जहां कम भूमि पर भी अधिक जनसंख्या निवास करती है तथा ये क्षेत्र आवागमन केंद्रों पर स्थित है। तो ये मुख्य रूप से प्राकृतिक कारक थे। इसके बाद में हम सेकंड जो बात करते हैं वो है सांस्कृतिक कारक। अगला देखिए सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक, इस सांस्कृतिक कारक में पहला है आर्थिक कारक।
आर्थिक कार्य। किसी प्रदेश की आर्थिक उन्नति होने पर उसकी जनसंख्या पोषण क्षमता बढ़ जाती है। यदि उस प्रदेश में भोजन सामग्री कम उत्पन्न होती है तो खाद्य पदार्थ दूसरे उत्पादक देशों से आयात कर लिए जाते हैं और बदले में निर्माण उद्योग द्वारा बने सामान दूसरे देशों को निर्यात कर दिए जाते हैं। जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि देश है जो बाहरी देशों से भोज्य पदार्थ आयात करते हैं और बदले में निर्मित सामग्री बाहर भेजकर जनसंख्या का भरण पोषण करते हैं। सेकंड है प्रावाधिक उन्नति का स्तर। प्रावधिक उन्नति का स्तर है, इसमें देखो जिन क्षेत्रों या देशों में तकनीकी के विकास के द्वारा नए यंत्रों, परिवहन के साधनों और मशीनों के उत्पादन में वृद्धि होती है तथा जलवायु और ऋतुओं की कठोरताओं पर कुछ विजय मिल जाती है, अतः इन सभी सुविधाओं से जनसंख्या वृद्धि होती है। नंबर तीसरा है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक वो कारक है सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और जीव के प्रति दृष्टिकोण का प्रभाव मुख्य रूप से देखा गया है या जनसंख्या के वितरण पर पाया जाता है। एशिया के पूर्वी देशों में विशेषकर भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली, बाल विवाह, धार्मिक कार्यों के लिए संतान उत्पत्ति की आवश्यकता तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों की पैतृक भूमि के पास रहने की प्रवृत्ति और अन्य कहीं जाने पर सामाजिक प्रतिबंध आदि परंपराओं के कारण उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है जहां पे ये बंधन वगैरह कम होता है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के अनुयायियों को पीड़ा पहुंचाते हैं। इस उत्पीड़न से बचने के लिए भी देश को छोड़कर दूसरे अनुकूल देशों में चले जाते हैं। जैसे जर्मनी से हजारों की संख्या में यहूदी लोग हिटलर के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका में जाकर बस गए। बाइबल के अनुसार यहूदी मिस्र के मुसलमानों से मुक्ति पाने के लिए फिलीपींस में जाकर बस गए। भारत पाकिस्तान विभाजन के फलस्वरूप लाखों मुस्लिम समुदाय के लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए तथा कुछ हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ गए थे। तो ये सभी सामाजिक कारणों के है, यानी प्रवास आवास हो जाता है। अगला है फोर्थ है, वो है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक की हम बात करते हैं। राजनीतिक नियमों का प्रभाव जनसंख्या पर सीधा होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 1.9 करोड़ है जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग है। इसका कारण ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति। ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं जो गोरी जातियों के अलावा दूसरे लोगों को वहां बसने नहीं देती है। मंगोलिया और मंचूरिया तथा पश्चिमी सीमांत प्रांतों में जनसंख्या की कमी है क्योंकि वहां पर कोई सुसंगठित या शक्तिशाली शासन न होने के कारण डाकुओं और लुटेरों की भरमार रहती है, जिसके कारण बहुत सी कम बाहरी लोग वहां पर जाने से रहने का साहस कम ही करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक कारक है वो भी जनसंख्या वितरण को है और घनत्व को प्रभावित करते हैं। अगला है आवास प्रवास नीतियां। आवास प्रवास नीतियां पृथ्वी पर जनसंख्या के वितरण पर सरकार की आवास और प्रवास संबंधी नीति बहुत प्रभाव डालती है। ग्रेट ब्रिटेन और जापान में सन 1821 से 1824 में अपने नागरिकों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में जाने की लगाई गई रोक के कारण जनसंख्या में भारी वृद्धि होने लगी। चीन और जापान द्वारा अपने घने बसे भागों में लोगों को प्रवास की छूट देने के कारण ही प्रशांत महासागर के अनेक द्वीप और मनचुकों के मैदान में जनसंख्या बढ़ती हुई। रूस, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में जहां जमीन भागों में निःशुल्क भूमि देने आदि तरीके अपनाकर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया गया। यानी जिन क्षेत्रों में बिल्कुल से लोग नहीं रहते थे वहां पे क्या है, भूमि का लालच दिया गया, यानी निःशुल्क उनको भूमि है उपलब्ध करा दी गई तथा वहां पे लोग आके क्या रहने लग जाए, तो उनको लालच दिया गया तथा विभिन्न प्रकार की उनको नीतियां बताई। तो इस प्रकार अतः
आदि तरीके अपनाकर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया गया। अतः जनसंख्या के घनत्व और वितरण में आवास प्रवास नीति का स्थान महत्वपूर्ण रूप से इनको प्रभावित करता है। इसके साथ ही हम देखते हैं, ये तो हो गया जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक थे। इसके साथ ही इसमें दूसरा आया है। दूसरा प्रश्न क्या बन के आया है, विश्व में, देखो पहले इसको मिटा देता हूं मैं। जो मानव संसाधन टॉपिक है जनसंख्या, इसमें सेकंड प्रश्न बन के आया है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों को समझाइए। तो मैंने क्या हुआ, इसी प्रश्न में ये कारण आपको समझाना है। इसका जो सेकंड पार्ट है प्रश्न का दूसरा, वो देखो, वो क्या है, विकासशील देशों की जनसंख्या की समस्याओं की भी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहां पर अब इसी के साथ में एक साथ जुड़ के आ गया था कि विकासशील देशों की जनसंख्या समस्या है। तो यहां पे देखो जनसंख्या समस्याएं कौन कौन सी है, तो देखो पहले बात करते हैं हम समस्या। तो भूमि तथा अन्य संसाधनों पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव ने अनेक आर्थिक और सामाजिक जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न की है। पारिस्थितिक तथा पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। ये समस्याएं स्थान या समय के अनुसार एक प्रदेश या क्षेत्र के अनुसार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में विभिन्न स्वरूपों में दिखाई देती है। विकासशील देशों में विश्व की 3/4 आबादी बसती है। अकेले चीन और तथा भारत में ही क्रमशः विश्व की 20% तथा 16%, चीन में 20% तथा भारत में कितनी 16% आबादी पाई जाती है। विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत नीचा होता है, जिससे कृषि तथा उद्योग दोनों पर ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं विकासशील देश कौन से होते हैं। इस प्रकार के देश जो विकसित नहीं हुए हैं, यानी पूरी तरह से संपूर्ण, वो अभी विकासशील है, विकासशील प्रगति पे बढ़ रहे हैं। इनके अंदर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया तथा अधिकांश अफ्रीकी देश जैसे ही विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके विपरीत कुछ अल्प विकसित देश भी हैं जहां पर प्रचुर संसाधन उपलब्ध है, किंतु उनका सदुपयोग करने के लिए पर्याप्त जनसंख्या वहां पे नहीं पाई जाती है। जैसे ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, जायरे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान ऐसे देश है जहां पर संसाधन है किंतु जनसंख्या बिल्कुल कम पाई जाती है। उनको अल्प विकसित देश कहा जा सकता है। अब इनकी जो समस्याएं हैं नंबर 5 से देखते हैं। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, नंबर 5 है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। अधिकांश विकासशील देशों में जन्म दर ऊंची है तथा मृत्यु दर निम्न है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं के प्रसार से विभिन्न बीमारियों पर नियंत्रण कर लिया गया है। इन देशों के में परिवार नियोजन कार्यक्रम बड़े पैमाने पर नहीं अपनाए जाते हैं। इन देशों में आश्रित जनसंख्या का अनुपात उच्च है तथा कार्यरत जो जनसंख्या है वो अल्प मात्रा में पाई जाती है। आश्रित जनसंख्या की अधिकता से चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं पर अत्यधिक भार पड़ता है। सेकंड है वो है
बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या अधिकांश विकासशील देशों में बेरोजगारी वहां की अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि पर आधारित होती है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र कम विकसित होते हैं। अकुशल, अर्धकुशल तथा उच्च शिक्षित लोगों के लिए रोजगार के अवसर सीमित है, इसलिए शिक्षित तथा अशिक्षित या कुशल तथा अकुशल श्रमिक रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में प्रवास कर जाते हैं या चले जाते हैं वहां पे रोजगार करने के लिए। जो विदेश नहीं जा पाते हैं वो रोजगार के लिए छोटे नगरों में, महानगरों में प्रवास कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रवासी जनसंख्या के कारण नगरों में भी भीड़ बढ़ जाती है, जिससे निर्धन लोगों को नगरों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे अनेक सामाजिक तथा आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती है, या जिस प्रकार नगरों में मलिन बस्तियां यानी कच्ची बस्तियों का स्तर बढ़ जाता है। नंबर तीसरा है निम्न जीवन स्तर। या कह सकते हैं कुपोषण। निम्न जीवन स्तर या कुपोषण। विकासशील देशों में पोषण युक्त संतुलित आहार की बहुत कमी होती है, लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है तथा आवागमन की सुविधाएं भी अल्प होती है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा पोषण का स्तर भी नीचा होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं तथा रोग हो जाते हैं। लोगों की अज्ञानता, स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी तथा आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण आवागमन तथा स्वास्थ्य की जो दशाओं में सुधारने के लिए प्रयास अधूरे रह जाते हैं। कृषि संसाधनों का कुप्रबंधन है। कृषि संसाधनों का कुप्रबंधन। अधिकांश विकासशील तथा अल्प विकसित देशों में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कृषि कार्य परंपरागत पिछड़े ढंग से पुराने उपकरणों तथा अपर्याप्त आर्थिक संसाधनों द्वारा होता है। निर्धनता के कारण कृषक रासायनिक उर्वरक तथा अन्य आवश्यक संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, अतः प्रति इकाई उत्पादन बहुत ही कम होता है। कृषि जोत का विखंडन तथा कृषि भूमि स्वामित्व की व्यवस्था भी कृषि की आधुनिकीकरण में बाधक है। ऐसे देशों में भूमि संसाधन अल्प विकसित रह जाते हैं। अधिकांश कृषक अशिक्षित होने के कारण नए विचार, उपायों, परिवर्तनों, नई प्रौद्योगिकी को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए उत्पादन विशेष पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी अशिक्षा की वजह से कई जो किसान है वो नई नई जो टेक्नोलॉजी, नई नई जो विधियां आ रही है उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगला है वो है औद्योगिक क्षेत्र की मंद प्रगति। औद्योगिक क्षेत्र की मंद प्रगति। अधिकांश अल्प विकसित तथा विकासशील देशों की में औद्योगिक क्षेत्र सामान्यतः निर्बल है, यानी मुख्य रूप से उच्च प्रगति नहीं है। स्थानीय पूंजी की कमी के कारण कारखानों की स्थापना करना कठिन है। श्रमिक अकुशल होते हैं, उन्हें औद्योगिक विकास की कोई समझ नहीं हो पाती है। निर्धन होने के कारण स्थानीय जनता उत्पादित माल के लिए उत्तम बाजार की उपलब्ध नहीं हो करा पाती है। दुर्लभ औद्योगिक आधार, पूंजी की कमी तथा जनता की निर्धनता एक ऐसा दुष्चक्र पैदा करती है जो औद्योगिक विकास को बाधित करता है। अगला है वो है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता। अल्प विकसित तथा विकासशील देशों की जनता रूढ़िवादी तथा बाह्य संसार में संपर्कों से दूर रहती है। उनकी धार्मिक प्रवृत्ति उन्हें आधुनिक जीवन शैली तथा नए विचार अपनाने से रोकती है तथा परिवार नियोजन को नहीं अपनाते हैं। भारत में प्रचलित जाति प्रथा समाज के सुधार तथा विकास की प्रक्रिया में बाधक है। ऐसी प्रवृत्तियों में बदलाव, अंधविश्वास तथा संकीर्णता को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर साक्षरता तथा शिक्षा अभियान चलाने की आवश्यकता है और उनको रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए शिक्षा का प्रचार आवश्यक है। जनसंख्या की अलगता। अगला है जनसंख्या की अलगता। विश्व में कुछ देशों में जनसंख्या की अलगता की समस्या है। ऐसे देश विरल आबाद वाले होते हैं, यानी कम जनसंख्या पाई जाती है, बावजूद जनसंख्या बढ़ती मंद गति। इसके अतिरिक्त अधिक सुविधा वाले नगर विरल आबाद ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, जिससे नगरों तथा गांवों में जनसंख्या का असंतुलन में वृद्धि होती है। बहुत से
अल्प जनसंख्या वाले देश हैं जहां पर विरल आबाद क्षेत्रों में आवास की वृद्धि करना बहुत ही कठिन है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं, पूर्वी सोवियत संघ की सरकार ने साइबेरिया को बसाने के लिए अनेक आकर्षक प्रोत्साहन दिए, जैसे परिवहन, संचार, शिक्षा, अन्य सामाजिक सुविधाएं। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना संभव नहीं हो पाता है। विरल जनसंख्या के कारण इन्हीं देशों में स्थानीय बाजार भी उपलब्ध नहीं हो पाते। तो इसकी वजह से क्या है कि ये इन क्षेत्रों में, इन जो विकासशील देशों में है, कई तरह से समस्याएं आ रही है। उनमें तकनीकी से लेकर हर प्रकार की हम समस्याओं की बात चर्चा करते हैं। तो ये था विकासशील देशों की जन समस्याएं तथा विभिन्न प्रकार की जो तथा कुछ मात्रा में यहाँ पे स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित जनसंख्या अधिक होने के कारण इनको सही ढंग से यहाँ पे है वो चिकित्सा पद्धति वगैरह सुविधाएं है वो बिल्कुल मुख्य रूप से मिल नहीं पाती। इसके कारण भी ये थोड़े इनमें जनसंख्या की मुख्य समस्याएं है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।